नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी आपकी लगातार चल रही है और उम्मीद है कि पूरी आप भी इसी तरीके से लगातार तैयारी कर रहे होंगे, हर एक प्रश्न को देख रहे होंगे, हर एक प्रश्न को समझ रहे होंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है और इसमें आपको 27 प्रश्न करने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यह आपका रिवीजन होगा पुराने प्रश्नों का और अच्छे से सभी प्रश्नों को करिएगा। कुछ प्रश्न आपके मुख्य सेविका की जिम्मेदारी से होंगे, कुछ आपके गर्भावस्था से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते जाइएगा और आपकी एक एक तैयारी मजबूत होती जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 370 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर 9453336279 पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट और स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स, यानी कि हर टॉपिक के आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके द्वारा आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सभी चीजों को ध्यान में रखकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर 9453336279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं, अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का। आज का आपका प्रश्न है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या नहीं आता है? ए परिवार कल्याण, बी टीकाकरण, सी नशा मुक्ति, डी धात्री पोषण। बताइएगा मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या नहीं आता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के अंतर्गत क्या नहीं आता है, यह आपके सिलेबस में है ये पूरा टॉपिक। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक चीज को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप में से हर कोई इसका सही उत्तर दे रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसका सही उत्तर है आपका सा ऑप्शन, यानी कि सी नशा मुक्ति। नशा मुक्ति मुख्य सेविका की जिम्मेदारी में नहीं आता है। परिवार कल्याण आता है, टीकाकरण आता है, धात्री पोषण आता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं। बताइएगा आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल या उपयुक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल या उपयुक्त सभी। दूसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न आपका, मुख्य सेविका का कार्य है। ए ऑप्शन है आईसीडीएस योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, बी ऑप्शन है आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, सी ऑप्शन है आ व बा दोनों, और डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। बताइएगा मुख्य सेविका का कार्य है, इनमें से कौन सा मुख्य सेविका का कार्य है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आ व बा दोनों। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ए पोषण सेवाएं, बी स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, सी आ व दोनों, और डी कोई नहीं। बताइएगा आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आ व बा दोनों। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में कौन सी थी? बताइएगा
भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? पांचवी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, तमिल। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताइएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है आपको? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए थे? जब संविधान लागू हुआ तो टोटल 8 अनुसूचियां थी, फिर प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाषा संबंधी प्रावधान अनुसूची 8 में है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बताइएगा, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ए 23वें संविधान संशोधन, बी 21वें संविधान संशोधन, सी 22वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है आपका 24वें संविधान संशोधन। बताइएगा, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सातवें का आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बताइएगा, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? ए बौद्ध धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, डी सनातन धर्म। बताइएगा, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि आ, बौद्ध धर्म। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह की प्रकृति है सामाजिक, संविदात्मक, नैतिक, धार्मिक। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हिंदू विवाह की प्रकृति है। नवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दा, धार्मिक। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में धर्म को आबाद रूप से मानने एवं अंतःकरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा, धर्म टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय संविधान में धर्म को आबाद रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 25, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 27 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में धर्म को आबाद रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 10वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 25। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? बताइएगा, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। जैसे आप उच्च वर्ग किसे कहते हैं? जैसे हिंदुओं में जो सामाजिक ढांचा है, यहाँ पर जो क्षत्रिय होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर इसी तरीके से जाति क्रम बना हुआ है। अगर कोई यादव, ठीक है, यादव जो होते हैं यहूदी तो यदुवंश के जो लोग हैं, वो अगर किसी क्षत्रिय से विवाह करते हैं या किसी ब्राह्मण से विवाह करते हैं या कोई दलित किसी यादव से विवाह करता है तो ये क्या कहे जाएगा? अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे ये कहा जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ए अनुलोम, बी शाली विवाह, सी प्रतिलोम, डी देवर विवाह। बताइएगा, 11वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अपने से जब उच्च वर्ग में जाएंगे, अपने से जब उच्च वर्ग में विवाह किया जाएगा तो कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। क्लियर आपको? क्या? प्रतिलोम। और अगर निम्न वर्ग में जाएगा तो कहलाएगा अनुलोम। क्लियर आपको? ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। और पत्नी, मृत पत्नी की बहन से विवाह क्या कहलाता है? शाली विवाह। और मृत पति के भाई, छोटे भाई से विवाह क्या कहलाता है? देवर विवाह। क्लियर आपको? मृत पति के छोटे भाई से विवाह कहलाता है देवर विवाह और मृत पत्नी की बहन से विवाह कहलाता है शाली विवाह। अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है और अपने से निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। क्लियर है आपको? तो 11वीं का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 12वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बताइएगा, भाग 15 सही होगा या भाग 16 सही होगा या भाग 17 सही होगा या भाग 18 सही होगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, भाग 17। क्लियर? आपको 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? ए है महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, बी आर्थिक सशक्तिकरण, सी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, डी है समतावादी संबंध। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, आर्थिक सशक्तिकरण, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, और डी ऑप्शन है आपका समतावादी संबंध। तो 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा सी। देखिए, लग तो आपको यहां पर ऊपर वाले दो भी सही रहे होंगे, है ना, लेकिन यहां पर उपयुक्त सभी तो दिया नहीं है चौथे ऑप्शन में, इसलिए आपको सबसे उपयुक्त चुनना है। सबसे उपयुक्त यहां पर केवल सी ऑप्शन है। क्लियर? आपको शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, अगर ये हो जाएगी तो महिलाओं को स्वतंत्रता और स्वाधीनता पुरुषों के समान स्वतः ही मिल जाएगी, आर्थिक सशक्तिकरण स्वतः ही हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त यहां पर जो ऑप्शन है वो है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। किसकी? महिलाओं की, यानी कि लिंग समानता में महिला हो या पुरुष, सबकी शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। अब तो कई जेंडर भी आ गए हैं और यह जेंडर की लड़ाई काफी ज्यादा चलने वाली है आने वाले समय में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, यह संशोधन कब की गई थी? बताइएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, यह संशोधन कब किया गया था? 21 अप्रैल 1973, 22 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1956 या 24 अप्रैल 1993? बहुत ही आसान उत्तर हो जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिवसों को पढ़ा है। क्लियर आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यही आज का आपका प्रश्न है। क्लियर आपको? 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 15वें प्रश्न है आपका, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? बताइएगा, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? एक नंबर पर है गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, 2 नंबर पर है परिवार की समाप्ति। ए ऑप्शन है मिशेल, बी है मॉर्गन, सी है रॉसी और डी है आपका ओकले। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये आपके सिलेबस में है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन गृहस्थी और परिवार ये दो जीवन के बहुत ही बड़े क्या कहते हैं स्तंभ है। बिना परिवार के जीवन में कुछ नहीं बचता है ना। जो अभी आपको बाहर दिखाई पड़ता है, शोर, भागना, दौड़ना, स्टेटस पे अपलोड करना, ये सब लाइफ का सुख कभी नहीं बनते। लाइफ का सुख तब बनता है जब आपके पास अच्छी फैमिली हो, आपके परिवार में अच्छे लोग हों, जब आप परिवार के साथ अच्छे से रह पा रहे हो, जब आप परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हो। बगैर फैमिली की जिंदगी कुछ भी नहीं होती है ना। तो यहां पर जो लिखा गया है वो आपको पढ़ना है और इसका सही उत्तर है द ओकले। ठीक है, डी ऑप्शन है ओकले।
ओकलों का मानना था कि नारी मुक्ति के लिए गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और परिवार की समाप्ति ही सबसे उपयुक्त साधन है। अब इनका ये क्या कहते हैं, बहुत कठोर हो गए। जैसे नहीं कुछ लोग कठोर होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि किसी से अगर नफरत हुई कि किसी एक व्यक्ति ने किसी परिवार में गलत किया तो कहते हैं पूरी परिवार को खत्म कर दो। किसी जाति के एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो कहते हैं पूरी जाति को खत्म कर दो। जैसे किसी धर्म के कुछ लोगों ने कुछ गलत किया तो कुछ लोग कहते हैं पूरे धर्म को खत्म कर दो। ये वही बात हो गई कि गृहस्थी महिलाओं की भूमिका की समाप्ति कर दी जाए, परिवार की समाप्ति कर दी जाए। ये समाज को कमजोर करने वाली बात है, कठोर है, कमजोर होगा इससे समाज। कुछ समय के लिए भले ही नारी की मुक्ति हो जाए इन दोनों चीजों से, लेकिन उसके बाद क्या? जो सबसे बड़ा सत्य है वो फैमिली ही होता है जीवन का। क्लियर आपको कि फैमिली के लिए आप कमाते हैं, फैमिली के साथ आप रहना चाहते हैं, फैमिली ही आपकी सुख दुख की भागी होती है। क्लियर आपको? तो 15वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है। शाली विवाह का, भ्रातृक बहुपति विवाह का, अभ्रातृक बहुपति का, समकालिक शाली विवाह का। बताइएगा, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब ऑप्शन, भ्रातृक बहुपति विवाह। क्लियर आपको? किसका उदाहरण है? भ्रातृक बहुपति विवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। बताइएगा, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। विस्तृत परिवार में, एक सदस्यीय परिवार में, एकाकी परिवार में, परंपरागत संयुक्त परिवार में। बताइएगा, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एकाकी परिवार। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? अब जब मुस्लिम विवाह होता है तो वहां पर मेहर का भुगतान करने की परंपरा है या नियम है या कानून है, आप ऐसा कुछ भी समझ लीजिए। तो ए ऑप्शन है आपका वर द्वारा वधू को, बी ऑप्शन है वधू द्वारा वर को, सी ऑप्शन है वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, डी ऑप्शन है वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? बताइएगा। अब मेहर का भुगतान की परंपरा लाई गई वो इसलिए ताकि एक जो पुरुष है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वर द्वारा वधू को। पुरुष अपनी काबिलियत साबित कर सके कि वो परिवार का भरण पोषण उठा पाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल क्या करते हैं कि वधू के द्वारा मेहर माफ करवा देते हैं कि मेहर नहीं लेगी, वधू माफ करती है। तो ऐसे भी चीजें देखने को मिलती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, वर द्वारा वधू को मेहर का भुगतान किया जाता है मुस्लिम विवाह के समय पर। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार के प्रकार होते हैं। ए शारीरिक, बी भावात्मक, सी लैंगिक, डी उपयुक्त सभी। बताइएगा, बाल दुर्व्यवहार के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? शारीरिक होता है, बिल्कुल होता है। भावात्मक होता है, बिल्कुल होता है। और लैंगिक होता है, बिल्कुल होता है। उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1992 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1988 में या वर्ष 1993 में? बताइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए, वर्ष 1992 में। क्लियर आपको? वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? 1990 में, 1986 में या 1985 में या 1980 में? बताइएगा, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, 1986 में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में नारी एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? बताइएगा, नारी एवं कल्याण हेतु प्रथम राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1978 में, 1975 में, 1980 में या 1976 में? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1976 में।
अगला प्रश्न है आपका 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया, तो किसे परिभाषित किया यह आपको बताना है। ए गरीबी रेखा को, बी साइबर अपराध को, सी सांप्रदायिकता को, डी भ्रष्टाचार को। बताइएगा 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया, तो किसे परिभाषित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन गरीबी रेखा। अगला प्रश्न है आपका बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए तो वह आपकी संपत्ति है और ना ही आपका खिलौना है, वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, श्री राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन श्री जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है आपका कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए, मां की छाती पर, मां से दूर, लैब में या अन्यत्र स्थान पर। बताइएगा 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्लियर आपको, मां की छाती पर। अगला प्रश्न है आपका लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है आपका नाभि रज्जु, बी मेनार्की, सी अंडोत्सर्ग, डी है आपका ऑप्शन रजनोवृत्ति। बताइएगा 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी मेनार्की। अगला प्रश्न है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कार्पस लुटियम से, गर्भाशय से, अंडवाहिनियों से या नाभि रज्जु से। बताइएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, कहां से होता है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए कार्पस लुटियम से। क्लियर है आपको। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एक एक प्रश्न को देखकर किया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके प्रैक्टिस सेट 22 में टोटल 27 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न सही हुए। और आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया था वीडियो के दौरान में, प्रैक्टिस सेट के दौरान में, कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लगातार तैयारी करते रहिए, 2 से 2.5 घंटे मुख्य सेविका की तैयारी के लिए निकालते रहिए। बाकी समय में आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी करिए। लगातार पढ़ते रहना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा आने वाले वक्त में अपनी परीक्षा हाल में बैठने होने पर। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।